गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा 4th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने सबको पीडीएफ सेंड करी थी, किसी ने स्टडी की, अच्छी बात है, स्टडी की भी है तो भी अच्छी बात है, नहीं की तो और अच्छी बात है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। औद्योगिक क्रांति से पहले, बिफोर ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब कि औद्योगिक क्रांति का मतलब क्या होता है? जब नई नई फैक्ट्रियाँ लगनी प्रारंभ हुई देश विदेशों में, उससे पहले ये बात हो रही है। सामान्य भाषा में हम औद्योगिक विकास का अर्थ मशीन, कारखानों और फैक्ट्रियों के विकास से लगाते हैं। उत्पादन से जुड़े मानवीय विकास को हम सिर्फ मजदूरों तक सीमित रखते हैं। मजदूर भी हम उसी को समझते हैं जो सिर्फ कारखानों में काम कर रहा हो। इसलिए प्रायः फैक्ट्रियों व कारखानों की शुरुआत के साथ औद्योगिक क्रांति का आरंभ माना जाता है। औद्योगिकरण का इतिहास प्रायः आरंभ में स्थापित होने वाली फैक्ट्रियों की स्थापना से शुरू होता है, परंतु इस विचार में एक समस्या है। वास्तव में इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना होने से भी पूर्व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी औद्योगिकरण शुरू हो चुका था, जिसको हम आदि औद्योगिकरण कहते हैं। ठीक है, यानी बाजारों के लिए विशाल स्तर पर उद्योग उत्पादन होने लगे थे। ये उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं, कई इतिहासकारों के द्वारा औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण धीरे धीरे 17वीं और 18वीं सदी, ध्यान रखिएगा, 17वीं और 18वीं सदी में यूरोपीय शहर के सौदागर गांव की तरफ रुख करने लगे थे। वहाँ उन्होंने कारीगरों और किसानों को पैसा देकर कई प्रकार के उत्पादन कराए। ठीक है, देखिए, जाहिर सी बात है, पैसा सब कुछ कराता है, अच्छे से अच्छे कार्य भी और बुरे से बुरे कार्य भी। ये उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए कराए जाते थे। उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और विश्व की विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण वस्तुओं की मांग बढ़ने लगी। इसकी पूर्ति के लिए सिर्फ शहर में रहकर ही उत्पादन में वृद्धि करना संभव नहीं था। यानी जब हम व्यापार करते हैं तो जाहिर सी बात है, अपने घर में थोड़ी ना करेंगे बेटा, भाई कमाना है, मुनाफा कमाना है तो हमें तो बाज़ार में उतरना पड़ेगा। तो ठीक है, यानी उसको फिर कह रहा है, इसका कारण यह था कि शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारी गिल्डर्स बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे। गिल्डर्स किसे कहते हैं? जो बड़े बड़े ज़मींदार लोग होते हैं, पैसे वाले। ये गिल्डर शक्तिशाली होने के साथ ही उत्पादकों के संगठन के रूप में संगठित थे। गिल्डर्स से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर अपना नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा और वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करते थे तथा व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। उपनिवेशों के शासकों ने भी विभिन्न गिल्डर्स को खास उत्पादनों के उत्पादन और व्यापार का एक अधिकार दे दिया था। यानी कि अगर हमें कोई एक व्यक्ति अच्छा लगता है तो हम उसी से ही व्यापार करते हैं, है ना, या उसी को कहते हैं कि भाई तुम हमारा आप व्यापार संभालिए, ठीक है, जो भी मुनाफा होगा तो बांटेंगे। ठीक है, और वो होता भी है, हर जगह होता है। सौदागरों ने गांव के गरीब काश्तकारों और दस्तकारों को अपने काम पर लगा लिया। जैसे कि आपने पिछले साल की पाठ्य पुस्तकों में या 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि खुले खेत खत्म होते जा रहे थे और कॉमन्स की बाड़ाबंदी की जा रही थी, है ना, ध्यान है ना, याद आया कुछ? बाड़ाबंदी किसे कहते हैं? ज़मीन की बाड़ाबंदी करना, चाहो तो उसे घेर देना। ठीक है, आदि औद्योगिक व्यवसाय के दौरान शहरों तथा गाँवों में घनिष्ठ संबंध विकसित हुए। सौदागर रहते तो शहरों में थे, उनका अधिकतर काम देहात में चलता था। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टैपल्स ने ऊन खरीदकर उसे सूत काटने वालों के पास भेज देते थे। इससे जो धागा मिलता था उसे बुनकरों, फुलर्स और रंगसाजों के पास पहुंचा दिया जाता था। कपड़े बुन गए, अब क्या करना है? रंग बिरंगे कपड़े बनाने हैं, तो सबको अलग अलग काम दे दिया जाता था। लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग की जाती थी, फिर बाद में निर्यातक व्यापारी कपड़ों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे। यह आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यावसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क का भाग थी। इसलिए लंदन, है ना, ध्यान रखिएगा,
इसीलिए लंदन है, इस कौन चलेगा लंदन, इसलिए लंदन तो शहर तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में प्रसिद्ध होने लगा था। यह आदि औद्योगिक व्यावसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क का ही हिस्सा थी, जिसमें उत्पादन पर सौदागरों का नियंत्रण था और वस्तुओं का उत्पादन कारखानों के स्थान पर घरों में होता था। उत्पादन के प्रत्येक चरण में प्रत्येक सौदागर 20 से 25 मजदूरों से काम करवाता था। इसका आशय यह हुआ कि कपड़ों के प्रत्येक सौदागर के पास सैकड़ों मजदूरों या कारीगर काम करते थे। भाई जाहिर सी बात है, सौदागर है ना, सौदागर क्या होता है, सौदा करने वाला, सभी से सौदा करेगा और मुनाफा अकेला कमाएगा। ओके या क्लास आगे बेटा, कारखानों का उदय। 17वीं शताब्दी के कारखानों का खुलना एक महत्वपूर्ण घटना थी। इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत में कारखानों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई। औद्योगिक विकास की नींव जिस कच्चे माल पर निर्भर थी वह थी कपास, क्योंकि सर्वप्रथम कपड़े के निर्माण के क्षेत्र में आधुनिक मशीनों का प्रयोग हुआ था। 19वीं शताब्दी के अंत में कपास के उत्पादनों में भारी बढ़ोतरी हुई। 1760 ईस्वी में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पौंड कच्चे कपास का आयात करता था, जो 1787 ईस्वी में बढ़कर 220 लाख पौंड तक पहुंच गया। यह वृद्धि उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलाव का परिणाम था। आइए जानते हैं भैया क्या परिणाम था। 18वीं सदी में कई ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण की कुशलता बढ़ा दी, जिसमें कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग, रोलिंग आदि शामिल था। आपको पता ही है ना, कपड़े की रोलिंग होती है। आगे कह रहा है कि प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया और पहले से ज़्यादा मजबूत धागों व रेशों का उत्पादन होने लगा। इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मील की रूपरेखा सामने रखी। इसी समय तक कपड़ा उत्पादन पूरे देहात में फैला हुआ था। ये काम लोग अपने घर में ही करते थे, लेकिन अब आधुनिक तथा महंगी मशीनें खरीदकर उन्हें कारखानों में लगाया जा सकता था। कारखानों में सभी प्रक्रियाएं एक छत के नीचे और एक प्रबंधक के हाथों में आ गई थी। मैनेजमेंट होता था, उसके नीचे मजदूर। इसके कारण उत्पादन प्रक्रिया पर निगरानी, गुणवत्ता का ध्यान रखना और मजदूरों पर नज़र रखना संभव हो गया था। जब तक उत्पादन गांव में हो रहा था तब तक ये सभी काम असंभव थे। 19वीं सदी के शुरुआत में इंग्लैंड में काफ़ी कारखानों की स्थापना हो चुकी थी। ये कारखाने वहाँ की उत्पादन प्रक्रिया का अभिन्न अंग बन चुके थे। इंग्लैंड में स्थापित ये कारखाने बहुत बड़े थे। साथ ही इन कारखानों की मशीनों आदि में प्रयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी या तकनीकी इतनी जादुई दिखाई देती थी, उस समय के लोगों की आंखें यह सब देखकर चौंधिया आ जाती थी। चकाचौंध की चांद कारखानों को देखते थे, उनकी नज़र वही टिकी रहती जाती थी। वे इस बात को मानो एक प्रकार से भूल हो जाती थी और गलियों और वर्कशॉप में भी अभी उत्पादन जारी था। थैंक यू बेटा।